हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर। अब जो भी स्टूडेंट हमारे साथ चैनल से जुड़ा हुआ है उसको पता होगा कि हम अपने चैनल पर मॉडल पेपर के वीडियोस ला रहे हैं। ये मॉडल पेपर अगर कोई भी स्टूडेंट शुरू से लगा करके अगर एंड तक देखता है तो इसमें जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, और जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वही हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी आने वाली जो भी आपका बोर्ड एग्जाम 2026 होने वाला है, इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। इसके हर वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके पेपर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे और हर एक क्वेश्चंस को आप बारीकी से देखना और समझना। तो यदि मैं बात करता हूं कि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस पेपर आएगा उसको सॉल्व करने के लिए हमें कितना समय दिया जाएगा, तो देखिए आपके पेपर में जो भी समय मिलता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का, यानी पेपर को हल करने का समय होता है 3 घंटे 15 मिनट। और ये जो 15 मिनट होते हैं, इस 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, इसके बाद बचे हुए जो ये 3 घंटे होते हैं इसमें आपको क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन पेपर को हल करना होता है। ठीक है, और 70 नंबर का ये हमारा पूर्णांक परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे इसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारी चीज़ें आपको बताएंगे, और यहाँ पर आप लोगों के कुछ निर्देश दे रखे हैं तो इन निर्देश को आप पढ़ लेना। ठीक है, बाकी जो भी प्रश्न अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, यानी सीधे शब्दों में बात करें तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट बहुविकल्पी प्रश्न। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। तो देखेंगे सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है। ठीक है, और ये आप लोगों का खंड आ होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना कि खंड आ में आपके पेपर में जो भी पूछा जाएगा वो आपके सारे के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस पर नज़र डालिए, और पहला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है कि 1821 में संवाद कुमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया। ठीक है, यानी 1821 ईस्वी से संवाद कौमुदी जो था इसका प्रकाशन किसने शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के 3 ऑप्शन दे रखे हैं। यदि मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूँ तो पहला ऑप्शन दे रखा है दयानंद सरस्वती, दूसरा दे रखा है राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन दे रखा है रवि राय, और चौथा ऑप्शन दे रखा है हसरत जयपुरी। इसमें से अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूँ कि यानी यहाँ पर जो भी हमारे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो हमारे राजा राम मोहन राय है, ठीक है, राजा राम मोहन राय जो हमारे हैं इन्होंने 1821 ईस्वी से संवाद कुमुदी का प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है, किसका प्रकाशन शुरू किया था, तो संवाद कुमुदी जो था इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड हमारा पूछा गया है कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक जो डायमंड सूत्र थी। ठीक है, सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी थी, डायमंड सूत्र कहाँ की थी भाई, तो जापान की। कहाँ की, जापान की। तो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड जो सूत्र थी ये कब प्रकाशित हुई थी, यानी ये कब हमारी छपी थी, तो आपको यह बताना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, इसी वजह से बता रहे हैं, सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ डायमंड सूत्र की, तो ये पुस्तक छपी थी 1868 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी 1868 ईस्वी में हमारी कौन सी डायमंड सूत्र पुस्तक छपी थी। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा सभी स्टूडेंट नोट करेंगे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, यानी जो हमारा विश्व व्यापार संगठन था। ठीक है, इसकी स्थापना पूछी जा रही है कि कहाँ पर हुई थी। तो इसकी स्थापना की यदि मैं बात करता हूँ
तो इसकी स्थापना हुई थी जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में, ठीक है। हालांकि इसको हम लोग जिनेवा बोलते हैं, जेनेवा, ठीक है। तो आपके पेपर में जिनेवा भी आ सकता है और जेनेवा भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी नाम जिनेवा या फिर जेनेवा दे देंगे। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन कहाँ पर स्थापित है या फिर इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो आपको जिनेवा सही ऑप्शन टिक लगा देना है, ठीक है। हर बार की तरह मैं इस बार भी क्लास को शूट कर रहा था और क्लास शूट नहीं हुई थी। तो ये लगभग मेरे साथ 5 से 7 क्लासों में लगभग एक बार ज़रूर होता है कि मैं क्लास शूट करता हूँ और क्लास में कैमरा चालू ही नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा बाद में पता चलता है जब हम क्लास को शूट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा सारी चीज़ें समझा दूंगा एकदम अच्छे से, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 की, यानी 4 में हमारा क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्केच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चीज़ों को समझाने के लिए स्केच का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने चीज़ें डिस्कस की थी, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी करा चुका था, लेकिन कैमरा चालू नहीं था। तो कोई बात नहीं, दोबारा सारी चीज़ें हम समझाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम विश्व युद्ध, क्वेश्चन हमारा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है, ठीक है, ये हमारा कब प्रारंभ हुआ था। तो काफ़ी बार ये पूछा गया हमारा क्वेश्चन है। और इसके यदि मैं सही ऑप्शन की बात करता हूँ कि भैया हमारा सर जी इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1914। क्या हो जाएगा? 1914, यानी कि 1940 में हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध था ये हमारा प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो नोट कर लेंगे सभी क्वेश्चंस, सभी स्टूडेंट, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चले, जो जो चीज़ें हमारे पेपर में आती हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चल सकें, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। तो यदि मैं भारत में राष्ट्रपिता कहकर बात करते हैं तो सभी को पता होगा ऐसे क्वेश्चंस, आसान से क्वेश्चंस का आंसर, कि राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट। और अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें हमारा पहला जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा, यानी भारत में महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 नोट करेंगे सभी स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र, आपको बताना है ऐसा कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। भारत में ऐसा कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है, भारत की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, पूरे संपूर्ण विश्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि भौगोलिक क्षेत्र का, तो आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि, तो हाँ, यदि मैं बात करता हूं कि कौन सा ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो कि राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति द्वारा ऐसा कौन सा प्रतिशत है जो कि निर्धारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो 33% हमारा जो प्रतिशत है ये राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है। किसके लिए? भौगोलिक क्षेत्र के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चिपको आंदोलन, जो ये हमारा चिपको आंदोलन है, ये हमारा किससे संबंधित है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था और इसी वजह से मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 7 आपको 2023 में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर राइट ऑप्शन की मैं बात करता हूँ तो जो चिपको आंदोलन हमारा होता है ये हमारा वन से संबंधित होता है। किससे? वन से। और डायरेक्ट आपके पेपर में संरक्षण शब्द जुड़ा होगा तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन में टिक लगाना है। चिपको आंदोलन जो हमारा संबंधित होता है ये संबंधित होता है वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूँ, यानी प्रश्न नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरा सोना, क्वेश्चन कह रहा है कि हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है। तो हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना हम लोग प्राकृतिक वनस्पति को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति को हम लोग हरा सोना कहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा बार पूछी गई कि सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है कि गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में जो होती है सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आपको याद कर लेना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 की बात करता हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो रेशेदार हमारी कौन सी फसल है, रबर है कि कॉफ़ी है कि जौ है कि जूट है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो जूट हमारी जो होती है ये हमारी एक रेशेदार फसल होती है। अगर मैं रबी की फसलों की बात करता हूँ तो रबी की हमारी फसलें होती हैं, जौ होती है और गेहूँ होती है, दालें होती हैं, ठीक है। और जितनी भी ऐसी चीज़ें होती जो एक प्रकार से हमारी कह सकती हो दाने के रूप में होती हैं, तो वो सारी हमारी जो फसलें होती कैसी होती हैं, रबी की होती हैं। पर यहाँ पर हमारी बात की गई थी रेशेदार फसल की। तो रेशेदार जो हमारी फसल होती है वो जूट होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हमसे 11 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो यदि मैं बात करता हूं कि भारत में पंचायती राज की जो संस्था है उसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो एक ऑप्शन आपको याद रखना है, एक प्रतिशत आपको याद रखना है कि 33 यानी 33%, यानी 33% भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। कितने प्रतिशत, 33%, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए भाई आगे के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से आपको देखने को मिलेंगे ऐसे प्रश्न जो कि आपके पेपर में हर बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों से कह रहा है कि निम्न देशों में या फिर निम्नलिखित देशों में कहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं लागू है। ऐसा कौन सा हमारा देश है जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था लागू नहीं है। तो आपको क्या करना है कि इस वाले क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके बताना है। देखिए मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, मैं आपको इस क्वेश्चंस में 2 ऑप्शन दे रहा हूं। तो पहला ऑप्शन आप लोगों का है भारत, दूसरा ऑप्शन आप लोगों का बेल्जियम है। तो आपको यह बताना है कि बेल्जियम या भारत में से किसमें यानी किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू नहीं है, ठीक है। तो चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे इस वाले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना, यानी भारत में जो पंचायती राज की स्थापना हुई थी वो आपको कब हुई थी बतानी है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1992 ईस्वी। यानी भारत में जो पंचायती राज की स्थापना हुई थी वो 1992 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट। इसके बाद अगले क्वेश्चंस को आंसर को बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या रहने वाला है। तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से मतलब होता है हर एक व्यक्ति की आय। क्या होता है, हर एक व्यक्ति की आय को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं। यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है इसका हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रति व्यक्ति जो आय होती है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं प्रति व्यक्ति आय की बात करता हूं तो इसको औसत आय के नाम से जाना जाता है। यानी औसत आय जो होता है इसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, या फिर जो हमारी प्रति व्यक्ति आय होती है इसी को हम लोग औसत आय बोलते हैं। तो ये चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है या फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि, यानी ऐसी कौन सी हमारी गतिविधि है जो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। खनन प्रक्रिया होती है, बर्तन बनाना होती है, सिलाई होती है और भवन निर्माण। तो आपको यह बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहली कौन सी गतिविधि आती है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो सबसे पहले आती है। तो देखिए खनन की जो प्रक्रिया होती है, खनन प्रक्रिया, ये हमारी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया हुआ है। तो आपको ये भी चीज़ अपने दिमाग में बनाए रखनी है कि जो भी मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग एकदम अच्छे से नोट करना और इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना भाई, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक की क्लास हमने शूट कर ली थी जो कि रिकॉर्ड नहीं हुई थी, ठीक है। तो चलिए अब एकदम सारे क्वेश्चंस आपके सामने फ्रेश रहने वाले हैं। अब आपको समझने में या फिर किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन होता है वो कहाँ जाता है, ठीक है। यानी अधिकतर जो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है वो किस क्षेत्र में जाता है, ठीक है। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होती हैं, यानी प्रकृति से प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें
किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं आपको यह बताना है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया से प्राप्त जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमारी चीज़ें आती हैं आप सभी लोगों के द्वितीय क्षेत्र में। किसमें? द्वितीय क्षेत्र में। यानी अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूं तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 17 की, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 पूछा गया क्वेश्चंस कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र को किसी अन्य नाम से जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ना है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र होता है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर अगर मैं बताने का प्रयास करता हूं तो द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, और जितनी भी चीज़ें होती हैं द्वितीय क्षेत्र में वो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी द्वितीय क्षेत्र जो होता है इसी को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 18 की बात करता हूं, यानी प्रश्न नंबर 18 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चंस कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन, प्रश्न नंबर 18 हमसे पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चंस को बारीकी से सभी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है। तो यदि मैं विश्व व्यापार संगठन की बात करता हूं और अगर मैं इसकी स्थापना की बात करता हूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में, वर्ष 1995 में। और अगर मैं महीने और दिन की बात करता हूं तो 1 जनवरी, ठीक है 1 जनवरी, और वर्ष था 1995, यानी 1 जनवरी 1995 को हमारे लोगों की विश्व व्यापार हमारे लोगों की क्या जो विश्व व्यापार संगठन था इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर मैं सही की बात करता हूं तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, यानी 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, जिसको हम लोग HDMI भी बोलते हैं, HDMI विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर अगर मैं 19 की बात करता हूँ, 19 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे सभी स्टूडेंट और बताने का प्रयास करेंगे इसके सही ऑप्शन को। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है। तो भारत सबसे अधिक किस चीज़ का आयात करता है आपको वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कच्चा पेट्रोलियम जो होता है इसका सर्वाधिक आयात हमारा जो भारत है वो करता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है। ठीक है, तो किस वर्ष में जो हमारा सुरक्षा उपभोक्ता अधिनियम है, ठीक है, हमारा जो सुरक्षा उपभोक्ता अधिनियम है ये किस वर्ष में लागू किया गया था। तो वर्ष था हम लोगों का 1996 नहीं था, 1986 था। ठीक है, तो 1986 ईस्वी में कह सकते हो कि जो हम लोगों का उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम था ना ये पारित किया गया था। ठीक है, तो 1986 ईस्वी को। चलिए इस तरीके से देखिए टोटल 20 क्वेश्चंस हमने आपके सामने प्रस्तुत किए और ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपके परीक्षा में लगभग बार बार पूछे गए थे। और अगर जिस भी स्टूडेंट ने इस क्लास को एकदम अभी तक देखा हुआ है तो 20 क्वेश्चन में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं वर्णनात्मक क्वेश्चंस, यानी ऐसे प्रश्न अब मैं डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपके पेपर में 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी इतने नंबर के पूछे जाते हैं कि अगर आप लोग केवल इसी को तैयार कर लोगे तो 70 में 50 नंबर आपके यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि कैसे आपको 50 में 50 स्कोर करना है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, कहाँ से इतिहास से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कहाँ से भूगोल से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से नागरिक शास्त्र से आते हैं, कहाँ से हमारे अर्थशास्त्र के आते हैं और मानचित्र से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप क्लास को अब यहाँ से लगाकर पूरा एंड तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अगर आप क्लास को पूरा देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट कहीं पर नहीं आने वाला। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो पेपर में आपके पूछे जाते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमारे पेपर में 4 नंबर के आते हैं।
ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं, तो वही हमारे लघुत्तरी क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर आप पेपर में लिख के आएंगे, लगभग 80 शब्दों में लिख के आएंगे। 80 शब्दों का कहने का मतलब क्या होता है? तो 80 शब्दों का कहने का मतलब है कि लगभग एक पेज में आपको आंसर लिख के आना है कॉपी में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन से नोट करेंगे सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर पहला नोट करेंगे कि नेपोलियन कौन था। ये प्रश्न बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक परचेज़ करनी है तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। वहाँ पर हमने हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो मैथ हो या फिर वो आप लोगों का साइंस हो या फिर वो आपका इंग्लिश हो या फिर सोशल साइंस हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट की, हिंदी इंग्लिश एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट की एक पर्सनल ई बुक तैयार की गई है जिसमें हर एक वो चीज़ सम्मिलित की गई है जो चीज़ आपके पेपर में आती है और जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने ई बुक के अंदर डिस्कस की हुई है। जिनको भी ई बुक परचेज़ करनी है, बहुत कम ही स्टूडेंट के लिए ऑफ़र है, तो एक बार जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स सभी स्टूडेंट ज़रूर चेक करेंगे। ठीक है, और किसी से कोई भी दबाव नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। जिसको लगता है कि नहीं मुझे स्कोर करना है एग्ज़ाम में 95 प्लस, तो वो स्टूडेंट एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला लघुत्तरी क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा गया है कि नेपोलियन कौन था और इसके सुधार क्या थे। ठीक है, और इसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा था। तो ये चीज़ आप लोगों को एकदम अच्छे से, ये सारे क्वेश्चंस जो भी मैं करवा रहा हूँ सोशल साइंस के, इन सभी के हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं ना, सेम जो भी प्रश्न मैंने मॉडल पेपर में सम्मिलित किए हैं, ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन यदि आपको इन क्वेश्चंस का आंसर स्वयं से नहीं ढूंढना है, आप चाहते हो कि इनका आंसर हमको मिल जाए, वो भी एक जगह पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइंस की ई बुक जरूर परचेज करना। ठीक है, अब चलिए अथवा में अगर मैं बात करता हूं तो अथवा में दूसरा जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करना। और अगर मैं बात करता हूं इन दोनों ही क्वेश्चंस की, तो ये दोनों ही प्रश्न हमारे इतिहास के हैं। ठीक है, यानी हिस्ट्री के दोनों ही क्वेश्चंस हैं। और इतिहास से होता क्या है कि 2 क्वेश्चंस होते हैं, स्टार्टिंग के इतिहास से आते हैं, फिर 2 क्वेश्चंस आपके भूगोल से आते हैं, और इस तरीके से नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हालांकि ये 2 ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन करना आपको पेपर में एक ही आना है, पर आपको तैयार दोनों क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड क्वेश्चंस की, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपरदन से आप क्या अभिप्राय है और इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताइए। तो आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि मृदा अपरदन क्या है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से आप ढूंढ लेना, वरना एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ठीक है, ये हमारा भूगोल का क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन भूगोल से आता है क्योंकि 2 प्रश्न आते हैं और एक ही हमें पेपर में करके आना है, लेकिन तैयार दोनों करने हैं। तो यदि मैं अथवा वाले क्वेश्चंस की बात करता हूं कि आपके पेपर में जो 2 प्रश्न आते हैं, हर एक कह भाग से, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, हर एक भाग से 2-2 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें करना एक ही होता है। लेकिन अगर आपको घर से तैयार करने, यानी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं, तो सारे प्रश्न तैयार करने हैं। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि इन दोनों में से मैं एक ही तैयार करूँगा, नहीं, दोनों ही प्रश्न आपको तैयार करने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो अथवा में क्वेश्चन पूछा गया कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं। ठीक है, और इसकी आपको समीक्षा देनी है, यानी समीक्षा करनी है। और ये भी क्वेश्चन हमारा पेपर में 4-4 नंबर का आता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं वो 4 नंबर के आते हैं और ये टोटल हमारे 16 नंबर के पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चंस करने के लिए होते हैं, तो 4 चक्कू 16, यानी 16 नंबर के लगभग हमारे लघुत्तरी प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि भारतीय संघवाद एक अर्ध संघीय ढांचा है। जो हम लोगों का भारतीय संघवाद है, ये हमारा एक अर्ध संघीय ढांचा है। तो आप लोगों को इसकी पुष्टि करनी है और साथ ही साथ 3 कारकों का उल्लेख भी करना है। ठीक है, तो नागरिक शास्त्र, ये दोनों क्वेश्चन हमारे नागरिक शास्त्र के हैं।
नागरिक शास्त्र। ठीक है, इन दो में से कोई एक प्रश्न आपको पेपर में करके आना है, लेकिन तैयार आपको दोनों क्वेश्चंस करने हैं। दोनों में से कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखना आप लोग। ठीक है, जब क्लास को पूरा देख लेना, सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना, तो सारे क्वेश्चंस को एक बार स्वयं से आंसर इनके गूगल से या फिर चैट जीपीटी से कहीं से इनके आंसर ढूंढ लेना। और अगर आपको आंसर वगैरह नहीं ढूंढने हैं, इस सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ई बुक इस पूरे सब्जेक्ट सोशल साइंस की मैंने तैयार की है। अगर आपको परचेस करनी है तो मिनिमम अमाउंट में आपको पे करके ये ई बुक मिल जाएगी, और बहुत ही कम अमाउंट हमने इस ई बुक का रखा हुआ है। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना। ठीक है, यदि मैं अथवा के क्वेश्चंस की बात करता हूं तो भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये बताना है। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, और ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे अर्थशास्त्र के हैं। ये दोनों ही प्रश्न हमारे अर्थशास्त्र के हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई सुझाव दीजिए। अब कितने भी सुझाव आपसे पूछे जा सकते हैं, मेक श्योर जब आप क्वेश्चंस तैयार करेंगे ना, तो उसके जो कीवर्ड हैं उनको एकदम बेहतर से हाईलाइटेड कर देंगे। जैसे कि विदेशी व्यापार, अब विदेशी व्यापार से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आता है, तो जो भी आंसर इस क्वेश्चन का आप आंसर तैयार करते हैं ना, उस क्वेश्चन का, यानी जो भी क्वेश्चन में आप विदेशी व्यापार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, उसमें आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर उस वाले क्वेश्चन में लिख के आना है। ठीक है, इसी वजह से बता रहा हूँ कि विदेशी व्यापार जो पॉइंट होते हैं ना, इनको हाईलाइटेड जो मैं कर रहा हूँ ना, इनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है अथवा में, कि आर्थिक गतिविधियों की रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। यानी जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं ना, आर्थिक गतिविधियां, इस पॉइंट को मैंने हाईलाइटेड करवाया। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, आर्थिक गतिविधियां। तो आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं, है ना, इसको रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है, और जिस भी स्टूडेंट को ई बुक लेनी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अब चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं भैया 6 नंबर के। कितने नंबर के? 6 नंबर के। और ये टोटल आपके पेपर में नंबर दे करके जाते हैं 24। ये टोटल नंबर 24 दे करके जाते हैं, यानी 24 मार्क्स के हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और लगभग हर एक क्वेश्चंस का जो आपको आंसर लिख के आना है, लगभग आपको 2 से लगभग 2.5 पेज के अंदर, लगभग 2 से 2.5 पेज के अंदर इनका आंसर आपको पेपर में लिख के आना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में, दिमाग में जब पेपर करना तो चला, मतलब कि आपको एकदम याद कर लेनी है कि भैया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। तो हितेश भैया ने कहा था कि लगभग इसको 2 से 2.5 पन्ने में करके आना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो आपको तैयार करना है, पहला क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमारे लगभग 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। और सबसे पहली हमारी यहाँ पर हिस्ट्री पूछी गई है, यानी यहाँ पर हमारी इतिहास पूछी गई है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण और इसके उद्देश्यों का उल्लेख करें। ठीक है, इसके कारण और उद्देश्यों का उल्लेख करें। किसके कारण और उद्देश्य? तो ब्रिटेन वुड्स समझौता, इस पॉइंट को मैंने हाईलाइटेड करवा दिया है। इस पॉइंट्स को आप याद कर लेना, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ब्रिटेन वुड्स समझौता। ठीक है, इसके उद्देश्य और कारण पूछे गए हैं। इसके बाद ब्रिटेन वुड्स समझौता जो था, इसे किसे कहा जाता है? ब्रिटेन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है? अब यहाँ पर हमारी दूसरी चीज़ पूछी गई है कि ब्रिटेन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है। आपको इसका उत्तर लिखना है। अथवा में हमारा प्रश्न पूछा गया कि असहयोग आंदोलन को क्यों प्रारंभ किया गया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को क्यों प्रारंभ किया गया। आंदोलनकारियों के 4 कार्य आपको लिखने हैं। क्या करने हैं? आंदोलनकारियों के 4 कार्य आपको लिखने हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो नोट कर लेना। और यही क्वेश्चंस जो होते हैं आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो मैं आपको करवाता हूं। ठीक है, एक बार इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेना, नोट्स एकदम अच्छे से बना लेना इनके, और रिवीजन वगैरह इनका करता रहना। और देखना आपके पेपर में यही सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं।
चलिए, यदि मैं आगे के क्वेश्चन नंबर की बात करता हूं तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 6 है कि भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है। यानी हमारा जो भूमि संसाधन होता है इससे क्या तात्पर्य है आपको यह बताना है, और भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताना है आपको, ठीक है। और ये दोनों ही जो क्वेश्चंस हमारे हैं ये हमारे पूछे गए हैं भूगोल के यानी जियोग्राफी के, ठीक है। भूगोल यानी जियोग्राफी के हमारे ये दोनों क्वेश्चंस हैं, और पहला क्वेश्चन भूमि संसाधन से रिलेटेड है। तो भूमि संसाधन से कोई भी अगर प्रश्न आता है तो जो भी आंसर आप इस क्वेश्चन में तैयार करते हैं, भूमि संसाधन का कोई भी दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, आपको यही वाला आंसर लिख के आना है, ठीक है। चलिए आगे अथवा में हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया कि किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है। तो किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है वो आपको समझाना है। 6 नंबर में इस क्वेश्चन को भी आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब ये जो दोनों ही प्रश्न हमारे हैं ये हमारे पूछे गए हैं नागरिक शास्त्र से। ये दोनों ही क्वेश्चंस हमारे नागरिक शास्त्र से पूछे गए हैं, और जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। तो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रख रहे। लोकतंत्र से जो होता है ये किस तरीके से उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। तो ये क्वेश्चन में 3 पॉइंट आप याद करना, और जो भी क्वेश्चंस आता है इन 3 पॉइंट से रिलेटेड उसमें आपको वही आंसर लिखना है जो आप लोग इस क्वेश्चंस के आंसर में लिखोगे, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन हमारा अथवा में पूछा गया है कि राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है। यानी राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर राजनीतिक दल मैंने पॉइंट हाईलाइटेड करवाया ना, तो राजनीतिक दल से जो भी क्वेश्चन आता है उसमें आप यही आंसर लिखेंगे, ठीक है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आगे आप लोगों के मानचित्र से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में 10 नंबर दिखे जाते हैं। देखिए जो भी प्रश्न हमारे मानचित्र से संबंधित आते हैं ना, अभी मैं ये क्लास शूट कर चुका था लेकिन क्लास शूट नहीं हुई थी, तो इस वजह से मैं दोबारा समझा रहा हूँ, फिर से दोबारा वीडियो में शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितनी मेहनत आपके लिए की जाती है, तो इसके लिए भाई 1 लाइक तो बनता है। सारी चीज़ें दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मानचित्र में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे टोटल 10 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 नंबर का तो जो क्वेश्चंस आता है वो हमारा आता है इतिहास का, और जो 5 नंबर का दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वो हमारा आता है भूगोल का, ठीक है। और 5-5 यानी टोटल 10 नंबर आपको ये मानचित्र देकर जाता है। इसी वजह से मानचित्र के हर क्वेश्चंस को आपको बारीकी से समझना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। तो देखो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ भूगोल से, तो सबसे पहले देखिए भूगोल से अगर मैं बात करता हूँ तो ये 5 तरीके से, यानी ये 5 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। अब ये 5 क्वेश्चंस आपके बदल बदल करके भी आते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि ये पाँचों के पाँचों यही आ जाएं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अगर आपने ये 5 क्वेश्चन समझ लिए तो आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। अब होता है क्या है कि आपके पेपर में जो भी आपका भारत का मानचित्र होता है, ठीक है, जो भी हमारा, अब देखिए थोड़ा सा हम कैसा भी बनाएं आप लोग देख लेना, मैनेज कर लेना। जो भी हमारा भारत का मानचित्र होता है, ठीक है, जो भी हमारा भारत का मानचित्र होता है, तो ये भारत का मानचित्र मैंने ऐसे ही रैंडम बना दिया। अब देखिए आपको क्या करना है कि इस भारत के मानचित्र में सारी चीज़ें आपको दर्शानी है। जैसे कि आपको यहाँ पर अगर मैं भूगोल की बात करता हूँ
तो भूगोल में हर प्रश्न में अपना एक अलग अलग तरीके का चिन्ह दे रखा होता है कि आप इस क्वेश्चन में इस वाले आंसर को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि सलाल बांध जो है ये कहाँ पर स्थित है, आपको इस चिन्ह द्वारा इस भारत के मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि जो नरौरा परमाणु केंद्र है ना, इसको आप लोगों को इस चिन्ह द्वारा इस भारत के मानचित्र में क्वेश्चंस को दर्शाना है। ऐसे ही आपकी गंगा नदी है, इसको आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ऐसे ही कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र, आपको कोई भी एक केंद्र आपको इस चिन्ह द्वारा इस भारत के मानचित्र में दर्शाना है। और ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक जो क्षेत्र होते हैं उसको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ऐसे ही करके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैंने भूगोल के ढूंढे हुए हैं, जो कि मैंने उस ईबुक में सम्मिलित किए हुए हैं, और हर एक क्वेश्चंस का आंसर भारत के मानचित्र में मैंने दर्शाया है। तो जिसको भी एक बार ईबुक परचेज करनी है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि आगे जो हमारे और 5 नंबर के सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं, वो हमारी जो सबसे पहले पूछा जाएगा वो हिस्ट्री आएगा, बाद में आपका भूगोल आएगा, लेकिन मैंने पहले आपको भूगोल डिस्कस किया। अब देखिए हिस्ट्री में क्या होता है, ना तो आप लोगों को ये चिन्ह दे रखा होता है, ना तो सारी चीज़ें दे रखी होती। सिंपल से क्वेश्चन आता है कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। तो ऐसे करके सारे क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर पता है तो आपको इसको ईजिली भारत के मानचित्र में दर्शा देना है ना। तो ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, इनको आप नोट कर लेना। और एवरी क्वेश्चंस का जो आंसर है यहाँ पर देखिए दे रखा है चंपारण। पहले क्वेश्चन का आंसर चंपारण है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर मद्रास है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर लाहौर है, चौथे का मुंबई है, और 5वें का कोलकाता है। तो ऐसे ही सारे 5 क्वेश्चंस आप लोग देख लेना, और एवरी क्वेश्चंस का जो आंसर है ना वो आपको इस भारत के मानचित्र में दर्शाना होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, तो वह स्थान हमारा था चंपारण। और चंपारण हमारा कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। तो यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश होता है, यहाँ कहीं हमारा बिहार होता है। तो इस बिहार को आपको इस तरीके से दर्शा देना है, यहाँ पर आपको ऐसे करके, और यहाँ पर आपको लिख देना है चंपारण, और पहला आंसर आपको उत्तर नंबर पहला डाल देना है, और ब्रैकेट में आपको बिहार लिख देना है। अगर आप लोग इस तरीके से दर्शाओगे ना तो एवरी क्वेश्चंस में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो वो मद्रास था। तीसरा कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था वो लाहौर था। चौथा क्वेश्चन था वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहले अधिवेशन हुआ था वो मुंबई था। और 5वां क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ अंग्रेज़ों ने पहली बार राजधानी बनाई वो हमारा कोलकाता था। तो इस तरीके से ये इतिहास के हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ हमारे भूगोल के 5 क्वेश्चंस आते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर आपको देना होता है वो भारत के मानचित्र में आपको देना होता है। तो इस तरीके से आज की इस क्लास के अंदर हमने कंप्लीट सामाजिक विज्ञान के जो भी पेपर आपके परीक्षा में आता है उसको हम लोगों ने एकदम अच्छे से समझा। हर वो चीज़ समझी कि लघुत्तरी कैसे आते हैं, बहुविकल्पी कैसे आते हैं, दीर्घोत्तरी कैसे आते हैं, मानचित्र कैसे आता है और उसको हमें किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस की। होपफुली ये क्लास अगर आपने पूरी देखी होगी तो आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि आखिर में सामाजिक में हमें 70 में लगभग मिनिमम 65 प्लस स्कोर कैसे करना है, वो आपको चीज़ें पता चल गई होंगी। अगर आपको इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए हैं तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना क्लास को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द हम लोग अपने चैनल पर 1 लाख की फैमिली कंप्लीट करेंगे।